नमस्कार दोस्तों। कई बार हम जो देखते हैं उसका वर्णन करना बहुत कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फणेश्वर नाथ रेणु ने एक घटना, एक अपने जीवन की घटना का साक्षात वर्णन किया है और इसको हम कहते हैं रिपोर्टाज। और एक ऐसी ही रिपोर्टाज का इन्होंने वर्णन किया है जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हिंदी कृतिका के प्रथम पाठ इस जल प्रलय की। शुरुआत करते हैं इस पाठ के। किस प्रकार फणेश्वर नाथ रेणु ने बाढ़ के दृश्य का वर्णन किया है। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ का या बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। ये कौन कह रहे हैं? फणेश्वर नाथ रेणु जी। उन्होंने बहुत सा वर्णन किया है बाढ़ के लिए, तो खूब सारा, ढेर सारा लिखा है उन्होंने बाढ़ के लिए और बिल्कुल जीवंत सचित्र वर्णन किया है। देखते हैं आगे क्या लिखा है इनके बारे में। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। यानी उन्होंने वर्णन तो किया है लेकिन वास्तव में उन्होंने बाढ़ को साक्षात भोगा है, देखा है, महसूस किया है। वही वर्णन इस रिपोर्टाज पे है। आगे लिखते हैं वो कि वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ। जो अनुभव उनको हुआ उस अनुभव की बात कर रहे हैं, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, 18 घंटे की लगातार अविराम अर्थात बिना रुके बारिश हुई। 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। उसी का वर्णन यहां किया जा रहा है। आगे कहते हैं कि अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि बाढ़ अब आए, अब आए। क्या प्रतीक्षा करने लगे कि सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया, जल प्लावित हो गया अर्थात जल से भर गया है। जी हां, यदि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक भी बाढ़ पहुंच जाती है तो जन सामान्य का क्या कहना। आगे इन्होंने कहा कि दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया, यानी गोलघर तक पानी आ गया है। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली। बांग्ला में किस प्रकार वाक्य कहा गया? जानो गोलघर डूब गए थे, बांग्ला में ऐसा कहा गया। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहां जाइएगा? कॉफी हाउस तो अबले पानी आ गया होगा। अबले का मतलब अब तक, कॉफी हाउस में अब तक पानी आ गया होगा, कहां जा रहे हैं आप? चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा में बैठ गए। यानी लेखक ने रिक्शा किया और रिक्शे में बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र भी थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ गद्य में स्वगोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है कहने का क्या मतलब है? यानी अनवरत, लगातार, अनर्गल जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, बेकार की बातें, और अनघट, बिना गढ़ी हुई गद्य में स्वगोक्ति। स्वगोक्ति का मतलब अपने आप से बात करना, स्वयं बोलना और स्वयं ही जवाब देते रहना। तो उससे वो कवि महोदय, उनके मित्र जो थे, वो बोर नहीं होते थे। आगे कहते हैं कि मोटर, टमटम, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, साइकिल, साइकिल रिक्शा और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। ये एक कौतूहल का विषय हो गया। यानी लोग डर नहीं रहे हैं, बाढ़ को, पानी को देखने के लिए जा रहे हैं। जो लोग पानी देखकर लौट रहे हैं, देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक जिज्ञासा, पानी कहां तक आ गया है। अर्थात हर इंसान से एक ही सवाल कि पानी कहां तक आ गया है। आगे उन्होंने लिखा है कि देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत,
क्या बातचीत होती है? फ्रेजर रोड पर आ गया क्या? पार्क कर गया? कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं, अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया। जी हां, अंदाजा लगा रहे हैं कि अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती पर पानी है। आगे कहते हैं विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। इस प्रकार बातें कर रहे हैं। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया। यानी पानी को महसूस कर रहे हैं, बाढ़ को महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ने पर क्या हुआ उनके साथ कि सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा है। गेरुआ अर्थात लाल रंग का सा, हल्के लाल रंग का पानी, झाग उगलता हुआ। जब पानी बहुत दिनों बाद, कई महीनों बाद धरती पर अचानक तेजी से बहता है तो उसमें झाग उत्पन्न हो जाते हैं, और वहाँ गेरुए रंग के झाग उत्पन्न हो रहे थे। उसी का वर्णन लेखक यहाँ कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि मैंने कहा आचार्य जी, अपने मित्र से कहते हैं कि आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है। इसका मतलब उनको पानी दिख गया। आगे कहते हैं मृत्यु का तरल दूत। उन्होंने बाढ़ के पानी को क्या कहा? मृत्यु का तरल दूत। तरल लिक्विड जिसे हम कहते हैं, और दूत यानी मृत्यु को लेकर आने वाला दूत, और वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, तरल। इसलिए इन्होंने मृत्यु का तरल दूत कहा है। आगे कहते हैं कि आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए थे, और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट स्वर, अस्फुट का मतलब जो अस्पष्ट हैं, ऐसे ही स्वर निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ, इस प्रकार के स्वर उनके मुख से निकले। वो स्पष्ट नहीं थे, अस्पष्ट थे, अस्फुट थे। आगे कहते हैं कि हरियाली पर सनई सनई पानी फिरते देखने का अनुभव लेखक का ये सर्व था, यानी बिल्कुल नया था। लेकिन आगे कहते हैं कि इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा। क्या कहता है वो कि यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, यानी अब देखो क्या हाल हो रहा है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी, अर्थात आम इंसान जो विचार रखता है दूसरे के बारे में। कहते हैं कि यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है, यानी हर कविताओं में आम आदमी से संबंधित कविताएं सुनाई जाती हो, तो ये वही आम आदमी है। पहचान लीजिए, जान लीजिए, देख लीजिए। आगे कहते हैं कि खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, क्योंकि बाढ़ का पानी आगे बढ़ता चला जा रहा था। दुकानें सारी बंद होने जा रही थी और होती जा रही थी, इसलिए खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। ये सोचने वाली बात है, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? इसीलिए बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाहर निकलकर पानी देखने के लिए आ रहे थे, और किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से, अपने मित्र से बाढ़ के बारे में चर्चा कर रहे थे, पानी के बारे में चर्चा कर रहे थे। और वो चर्चा अक्सर ऐसे स्थान पर ही होती है जैसे चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो, ऐसी जगहों पर ही ऐसी चर्चाएं हुआ करती हैं। इसीलिए पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आगे कहते हैं कि आसन्न संकट से कोई भी प्राणी आतंकित नहीं दिखाई दे रहा था। आसन्न अर्थात जो निकट आ गया है, ऐसा संकट जो निकट आ गया है, ऐसे संकट से कोई भी प्राणी आतंकित अर्थात डरा हुआ सा, भयभीत दिखाई नहीं दे रहा था। पान वाले के आदम कद आईने में, यानी पान वाले की दुकान में एक आदम कद अर्थात इंसान जितना लंबा आईना लगा हुआ था। उसके लिए करेंगे आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी भी सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुहर्रमी अर्थात थोड़ी भयभीत सी, डरी हुई सी नजर आ रही थी। आगे क्या कहते हैं लेखक? उन्होंने कहा कि मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठटाकर हम पर हंस सकते थे। यानी डरा हुआ सा चेहरा था, तो उनको लगता था कि यदि थोड़ी देर भी और यहाँ रुके तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और हम पर हंसने लगेंगे, और क्या कहेंगे कि हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया तो देखो,
क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह पटना, लापता न हो जाए कहीं, इस प्रकार वो बातें कर रहे थे। सब पाप धुल जाएगा, चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, भाई यही माकूल मौका है। तो इस प्रकार बातें वो करते हुए, सुनते हुए जा रहे थे। लेखक आगे कहते हैं कि इनकम टैक्स वालों की इसी एन मौके पर रेड होनी चाहिए, अर्थात काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। क्यों? ऐसे समय पर बहुत कुछ निकल पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो दबा दबा करके रखा है वो पानी के चक्कर में, बाढ़ के चक्कर में बाहर निकाला होगा, तो बहुत कुछ उनको प्राप्ति होगी, कुछ मिल जाएगा। आसामी बामाल अर्थात माल के साथ में पकड़े जाएंगे। आगे कहते हैं कि राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत यानी पहले की तरह बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं। एक सप्ताह की खुराक यानी बाढ़ आ गई तो बाहर निकलना होगा या नहीं होगा, तो एक सप्ताह तक मैं क्या पढ़ूंगा उसके लिए पहले से ही सामग्री ले लेता हूं, अर्थात कुछ पुस्तकें ले लेता हूं। क्या ले लूं, पूछा, सोचा अपने आप से कि मैं क्या लूं क्या नहीं लूं, कौन सी पुस्तक लूं कौन सी पुस्तक छोड़ूं। तो हेडली चीज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली पुस्तक, या योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब, चित्र समेत ऐसी कोई पुस्तक जो योग सिखा दे। आगे सोचते हैं कि मुझे इस तरह की किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। कृष्णा मुस्कुराने लगा कि यहाँ तो बाढ़ के मारे लोग डर रहे हैं और ये महोदय हैं जो पुस्तकों का चयन करने में लगे हैं, इसलिए शायद वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। आगे लिखते हैं कि किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला सिनेमा से संबंधित जो पत्रिकाएं होती है वो ली और लौट आए। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा, अर्थात उसके खोज खबर लेगा। ऐसा अपने मित्र से कहा कि ध्यान रखिएगा, खोज खबर लेते रहना, जो ज्यादा पानी में हो उसकी खोज खबर लेते रहना। आगे लिखते हैं कि फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। यानी जनसंपर्क निदेशालय की सरकारी गाड़ी है जो कोई ना कोई घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर में पहुंच चुकी थी। क्या कहा उसने? कहते हैं कि हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों ओर चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। यानी इको, गूंजती है आवाज, 4 बार वही बात रिपीट होती है, पुनः ध्वनित होती है। तो उसका प्रभाव यहां भी पड़ा। क्या कहते हैं आगे कि सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहां पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों, इस प्रकार वो आवाज, वो ध्वनि गूंजती है। तो क्या कहा जनसंपर्क की गाड़ी ने? आगे कहते हैं एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, अर्थात गाता है, सुन मेरे बंधुरे, सुन मेरे मितवा, इस प्रकार वो गाता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों, क्या ऐलान किया? भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। तो इस प्रकार संभावना व्यक्त की जा रही थी उस गाड़ी के द्वारा, अनाउंसमेंट अर्थात घोषणा के द्वारा। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। सावधान करने के लिए चेतावनी दी जा रही है। यहां प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, अर्थात वो ध्वनि बार बार रिपीट हो रही है, पुनः ध्वनित हो रही है कि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। इस प्रकार सावधान हो जाएं। आगे कहते हैं मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गृह स्वामिनी अर्थात लेखक अपनी पत्नी से पूछते हैं कि गैस का क्या हाल है, अर्थात गैस है या नहीं बस। तो उनकी पत्नी जवाब देती है कि बस उसी का डर है, यानी
सिलेंडर खत्म होने का चांसेस है। कहते हैं कि अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वूटर की कोई चीज़ तो होती नहीं जिससे कुछ पता चल सके। तो वो कहते हैं कि लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला या स्टोव है जिससे काम चल सकता है। 1-2 दिन का कोयला या स्टोव है जिससे काम चल सकता है। सिलेंडर का कोई भरोसा नहीं है कब खत्म हो जाए, ऐसा अनुमान है। मगर किरासिन एक ही बोतल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, यानी केरोसिन की एक बोतल है उनके पास जिससे वो काम चला सकते हैं। फिलहाल उनका काम चल सकता है। आगे कहते हैं कि बाढ़ की भी सेम यही स्थिति है। कैसी कि बाढ़ में भी कोई मीटर वगैरह नहीं होता है। कहते हैं कि मीटर वूटर की तरह की कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके, बाढ़ कब आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये आगे कहते हैं कि मैंने कहा सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। उन्होंने नीचे कोई दुकान थी इनके फ्लैट के नीचे, तो उसने कोई कागज इकट्ठा किया हुआ था और उस कागज को जला दिया। इकट्ठा किए हुए कागज को जला दिया। उस कागज को जलाने से लेखक के फ्लैट तक धुआं पहुंची और उनका कमरा भी धुआं से भर गया। आगे कहते हैं कि सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूं। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। आगे कहते हैं कि सोने की कोशिश करता हूं, सोने का प्रयास करते हैं, नींद लेने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में नींद आ पाएगी? देखते हैं आगे। सोने की कोशिश करता हूं लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। उन्होंने सोचा कि कंपोज की टिकिया ले लूं, लेकिन अभी नहीं, कुछ लिखूं, ऐसा उन्होंने सोचा। नींद नहीं आ रही है तो चलो कुछ लिख लेता हूं। लेखक का काम यही है, मूड बनता है तो कुछ लिखने बैठ जाते हैं। क्या लिखूं? कविता सोचा फिर उन्होंने, यदि मैं लिखता हूं तो क्या लिखूं? कविता। शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा, और कविता का जो शीर्षक है वो क्या रखूं? बाढ़ आकुल प्रतीक्षा, यानी बाढ़ की प्रतीक्षा और बाढ़ की प्रतीक्षा में व्याकुल, ऐसा कोई शीर्षक रखूं। आगे सोचते हैं कि दत्त नींद नहीं आने लगी एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह, यानी यादें आने लगी उनको। जिस प्रकार चलचित्र, कोई फिल्म, कोई मूवी होती है तो उसके दृश्य बार बार बदलते हैं, उसी प्रकार उन्हें भी कोई पुरानी याद आने लगी। कहते हैं आगे कि 1947 की बात करते हैं वो। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला हो गया है, उसका नाम पहले पूर्णिया था, अब कटिहार जिला हो गया है। तो उस इलाके में गुरुजी की बात कर रहे हैं। गुरुजी कौन? स्वर्गीय सतीनाथ बहादुर जी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। लेखक 1947 की बात कर रहे हैं। नाव पर जा रहे थे, चारों ओर पानी ही पानी, और नाव पर जाते हुए क्या घटना घटी उनके साथ में, उसी का वर्णन करते हैं कि दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा, अर्थात ऐसी जगह जहां नाव पर चलते हुए एक बालू रूपी रेतीला टीला द्वीप जैसा दिखाई दिया। हमने कहा वहां चलकर जला चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें, क्योंकि वो नाव पर थे। उन्होंने सोचा कि वहां चलकर थोड़ा चहलकदमी कर लिया जाए, पांव सीधे हो जाएंगे। बहादुर जी कहते हैं कि किंतु सावधान, आप वहां उतर करके चहलकदमी करने का विचार तो कर रहे हैं, लेकिन सावधान। और सावधान क्यों? आगे कहते हैं कि ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले ये मत भूलना, तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। यानी हर तरह के प्राणी, यानी कोई जहरीले जानवर भी हो सकते हैं जो वहां पानी से बचने के लिए शरण ले रखे होंगे। तो सावधान रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहां पनाह ले रहे थे। बहादुर जी की हिदायत थी, बिल्कुल सही थी। हर नाव पर पका ही घाव क्या होता है?
पानी के कारण त्वचा पक जाती है, सड़ने लगती है, तो उसके लिए दवा जो होती है वो पकाही घाव होता है। तो पकाही घाव की दवा दियासलाई की डिब्बी और किरासिन तेल चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दियासलाई की मांग होती थी। 1947 का वर्णन इन्होंने किया। अब बात करते हैं 1949। उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। लेखक कहते हैं 1949 की बात। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.